नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल दीक्षापीडिया में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हंस रहे खेलते घूमते रहे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत बेहतरी से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको स्टार्ट किया था, बायोलॉजी का सेक्शन चल रहा है हमारा और बायोलॉजी के सेक्शन में हमने एक टॉपिक को लगभग कवर कर लिया था और वो टॉपिक क्या था? भोजन तथा उसके अवयव। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है, हम अब पढ़ने वाले ह्यूमन एनाटॉमी को, यानी पूरा का पूरा जो मानव का शरीर है, अब एक एक करके हम उसको अध्ययन करेंगे। तो उसी कड़ी में हमारा जो अगला जो टॉपिक है आपका बायोलॉजी में, और इस टॉपिक का नाम क्या है? पाचन तंत्र। यानी हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज, इस टॉपिक का नाम क्या है आपका? पाचन तंत्र। ठीक है दोस्तों, यानी किस पे बात करेंगे हम? पाचन तंत्र, और इसको इंग्लिश में बोल देते हैं हम डाइजेशन सिस्टम। इसको क्या कहा जाता है? डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, तो हम किस पे बात करने वाले हैं? पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम पे हमारी बात होने वाली है। तो देखो, जैसा मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है? पाचन तंत्र का डायग्राम है। तो समझेंगे आखिर इस डायग्राम में ये जो चीजें हैं किस तरीके से अरेंज्ड हैं, और ये सारी चीजें आपको बॉडी के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखो हम इसमें समझते हैं कि आखिर ये पाचन तंत्र नाम की बला है क्या? कि क्या होता है ये पाचन तंत्र, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और इसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भोजन के 6 अवयव होते हैं, और उन 6 अवयवों में एक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। यानी इन्हीं 6 अवयवों में से एक अवयव कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। एक होता है इसमें प्रोटीन। एक क्या होता है? प्रोटीन। और जो अगला अवयव होता है वो होता है आपका वसा। इसके अलावा विटामिन, जल, खनिज लवण वगैरह, ये सब के सब अवयव हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? पाचन तंत्र में। लेकिन देखो, ये जो अवयव हैं भोजन के, यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये जो अवयव हैं, ये भोजन के जो अवयव हैं, इनको ये जो तंत्र है ये पचाने का काम करता है। यानी बॉडी में विटामिन जो होती हैं, क्योंकि विटामिन भी एक अवयव है, तो बॉडी में विटामिन जो होती हैं वो विटामिन तो शरीर एज इट एज एब्जॉर्ब कर लेता है। जल में कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती तो जल को भी ऐसे ही अडॉप्ट कर लेता है। और खनिज भी जो होते हैं आपके आयन के रूप में बॉडी के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। लेकिन ये वाले जो 3 अवयव हैं, कौन सा? एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गया है, एक प्रोटीन हो गया है, एक वसा हो गया। इनको शरीर इस रूप में नहीं अवशोषित कर सकता, इस रूप में नहीं धारण कर सकता जिस रूप में हम इनको भोजन के साथ सेवन करते हैं या लेते हैं। तो देखो आखिर होता क्या है कार्बोहाइड्रेट के साथ में? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये आपकी जटिल अवस्था है। यानी आपने अगर चावल खाया है या फिर आलू खाया है, तो चावल में, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये तो होता है जटिल अवस्था, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जटिल अवस्था। ठीक है, ये कौन सी अवस्था हो गई? जटिल। अब ये जो जटिल अवस्था है इसको बदला जाएगा कौन सी अवस्था में? सरल अवस्था में। सरल अवस्था। यानी अगर आप लोग चावल खा रहे हो, आलू खा रहे हो, तो उसको शरीर ऐसे नहीं पचाएगा। शरीर क्या करेगा? इसको, शरीर इसको तोड़ देगा। और शरीर इसको किस में तोड़ेगा? यानी कार्बोहाइड्रेट को बदल देगा किस में? ग्लूकोज में। किस में बदल देगा? ग्लूकोज। प्रोटीन का एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। ठीक है, यानी शरीर जो है प्रोटीन को किस में तोड़ेगा? एमिनो एसिड में तोड़ेगा। और जब हम वसा पे बात करते हैं तो वसा को ये किस में तोड़ देगा? वसीय अम्ल में तोड़ देगा। ये किस में तोड़ देगा? वसीय अम्ल, यानी फैटी एसिड। ठीक है भाई, यानी मैंने यहां पे आप लोगों को क्या बताया है कि जो हमारे द्वारा कार्बोहाइड्रेट लिया गया, यानी हमारे द्वारा आलू खाया गया, चावल खाया गया, उस कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देगा शरीर? किसमें तोड़ देगा? ये ग्लूकोज में तोड़ देगा। प्रोटीन को किसमें तोड़ देगा? एमिनो एसिड में। वसा को किसमें तोड़ देगा? वसीय अम्ल में। यानी भोजन की जो जटिल अवस्थाएं यानी कठोर अवस्थाएं हैं
उन जटिल अवस्थाओं को सरल अवस्था में बदलने के लिए शरीर के अंदर एक तंत्र की आवश्यकता होती है और इसी तंत्र को हम क्या कह देते हैं, पाचन तंत्र कह देते हैं। अब देखो इस जगह से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे, तो पहला जो क्वेश्चन यहां से बनेगा वो ये बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट की सिंपल इकाई यानी जिससे मिलकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है वो क्या होती है, तो वो हो जाएगा ग्लूकोज। यानी कार्बोहाइड्रेट की सरल अवस्था क्या हो जाएगी, ग्लूकोज, और जटिल अवस्था ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट है ही। इसके अलावा देखो ये कहा जाए कि प्रोटीन की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, तो वो एमिनो एसिड होती है, और जटिल अवस्था क्या हो जाएगी, प्रोटीन हो जाएगी। और जब ये बोला जाए कि वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड की सरल अवस्था क्या, सॉरी जटिल अवस्था क्या होगी, वसा, और सरल अवस्था क्या हो जाएगी, वसीय अम्ल। और आपसे ये कहा जाए कि एक व्यक्ति है जिसने कार्बोहाइड्रेट को अपने भोजन में क्या लिया है, और अगर उसको भोजन को पचाना है तो उसके शरीर को वो किस इकाई में तोड़ेगा कि उसका शरीर उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो वो हो जाएगा ग्लूकोज। यानी हम कैसा भी कार्बोहाइड्रेट खा लें वो कार्बोहाइड्रेट एंड में जाकर के किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा, और यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर जब ऑक्सीजन क्रिया करता है तो इससे क्या निकलता है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं, भोजन के लिए मैंने अवयव बताए थे, इसमें एक कार्बोहाइड्रेट था, एक प्रोटीन था, एक वसा था। कार्बोहाइड्रेट कैसी अवस्था है, जटिल अवस्था। प्रोटीन कैसी अवस्था है, जटिल अवस्था। वसा कैसी अवस्था है, जटिल अवस्था। तो इन जटिल अवस्थाओं को हमारा शरीर इस रूप में नहीं ले सकता, इसको तोड़ेगा हमारा शरीर सिंपल इकाइयों में यानी साधारण अवस्थाओं में, सरल अवस्थाओं में। तो कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज में। प्रोटीन को किसमें तोड़ा जाएगा, एमिनो एसिड में। वसा को किसमें तोड़ा जाएगा, वसीय अम्ल में। तब जाकर के हमारा शरीर जो हम खा रहे हैं उससे ऊर्जा बना पाएगा और उससे न्यूट्रिशन गेन कर पाएगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो अब देखो इसकी परिभाषा पे आ जाते हैं कि हम आखिर ये पाचन तंत्र होता क्या है। तो पाचन तंत्र का क्या मतलब है कि भोजन की जटिल इकाइयों को, मैं बड़े आराम आराम से बोल रहा हूं, आप आराम से नोट कर लेना, यानी भोजन की जटिल इकाइयों को, और जटिल इकाइयां कौन कौन सी हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल इकाइयों में बदलने के लिए शरीर में एक व्यवस्थित तंत्र होता है, और इसी व्यवस्थित तंत्र को हम क्या कह देते हैं, पाचन तंत्र कह देते हैं। और ये जो व्यवस्थित तंत्र होता है ये क्या कर देगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, वसा को वसीय अम्ल में। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको राइट डाउन कर लो अच्छे से। अब मैं आ रहा हूं अगले टॉपिक की तरफ कि आखिर पाचन तंत्र किस तरीके से फंक्शन कर रहा है या कैसे आपको देखा जाएगा। तो अब मैं हटा रहा हूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब भाई आते हैं हम पाचन तंत्र के परिचय पे, यानी पाचन तंत्र जो होता है इसका परिचय किस तरीके से है, इसके परिचय पे हम बात कर लें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो मैंने अभी इसकी परिभाषा बताई थी कि भोजन की जटिल इकाइयों को सरल इकाइयों में बदलने के लिए शरीर में जिस तंत्र के शरीर में एक व्यवस्थित व्यवस्था पाई जाती है उसको ही हम कह देते हैं पाचन तंत्र। अब देखो इसके परिचय पे बात करें तो देखो पाचन तंत्र को ना दो जगह पे डिवाइड किया गया है। कितनी जगह पे बांटा गया है इसको, दो जगह पे। एक जो होता है इसका सिस्टम, इसको कहते हैं हम आहार नाल। इसको क्या बोला जाता है, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल। इसके अलावा देखो दूसरा जो इसका आप कह सकते हैं ये कौन सा हो जाएगा, पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां यानी हमारा जो पाचन तंत्र है उसको दो जगह पे डिवाइड करते हैं, एक तो हो जाती है आहार नाल और दूसरी हो जाती है पाचक ग्रंथियां। अब देखो ये जो आहार नाल होती है इसमें क्या क्या शामिल होता है आपका, तो आहार नाल जो होती है ये कहां से स्टार्ट हो जाती है, माउथ से, माउथ टू एनस, यानी मुख से लेकर मल द्वार तक। ठीक है दोस्तों,
यानी ये जो होती है आहार नाल कहां से प्रारंभ होती है, मुख से, और कहां जाकर के खत्म हो जाती है, मल द्वार पे जाकर के ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब देखो मुख कहाँ है, ये रहा, ये यहां से स्टार्ट होता है, यानी यहां से स्टार्ट होगा, ओपन करेंगे हम तो अंदर की तरफ एक कैनाल बनेगी, उसको कहते हैं माउथ कैविटी यानी मुख गुहा। तो ये मुख गुहा से स्टार्ट होगा और यहां से इस तरीके से ये मुख गुहा इसमें शामिल हो गई। मुख गुहा के बाद देखो ये वाला जो रीजन है इसको ग्रास नली कहते हैं, तो ग्रास नली भी इसमें शामिल हो जाएगी। इसके बाद अगला वाला जो रीजन है इसको स्टमक यानी पेट कहते हैं, तो ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। पेट के बाद जो अगला वाला रीजन है इसको कहते हैं ड्यूडेनम यानी ग्रहणी, तो ग्रहणी किसका हिस्सा होता है, छोटी आंत का हिस्सा होता है ये ग्रहणी। तो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के अलावा जेजुनम और इलियम यानी छोटी आंत और बड़ी आंत ओवरऑल आप कह सकते हैं। तो बड़ी आंत का ये वाला जो रीजन है इसका नाम है मल द्वार। क्या नाम है इसका, मल द्वार। ठीक है, तो ये कहां से स्टार्ट हुआ, मुख गुहा से स्टार्ट हुआ और समाप्त कहां पे हो गया, मल द्वार पे समाप्त हो गया। यानी पाचन तंत्र में जो आहार नाल है उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, मुख गुहा से स्टार्टिंग होती है और एनएस पे जाकर के वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब देखो इसमें शामिल क्या क्या होगा, इसको हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसमें पहला जो आएगा शामिल वो क्या हो जाएगा, मुख। इसमें क्या शामिल होगा, मुख। मुख के बाद दूसरा क्या शामिल हो जाएगा, मुख गुहा। मुख गुहा के बाद जो इसमें तीसरा शामिल होगा वो होगी आपकी ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली के बाद इसमें क्या आ जाएगा, पेट, और पेट के बाद इसमें क्या आ जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत यानी ये वाले जो हिस्से आपको बताए गए ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों के तीनों छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या हैं, हिस्से हैं। तो ये मुख हो गया, मुख गुहा हो गया, ग्रास नली हो गई, पेट, छोटी आंत, और एट लास्ट इसमें क्या आ जाएगा, बड़ी आंत। तो इतनी सारी जो चीजें होती हैं, और बड़ी आंत का भी कौन सा हिस्सा, ये मल द्वार वाला हिस्सा यानी एनस वाला जो रीजन है, यहां तक क्या हो जाएगी आपकी एलिमेंट्री कैनाल यानी मुख गुहा। ये प्रारंभ कहां से हुई थी, मुख से प्रारंभ हुई थी, और मुख से प्रारंभ होते होते ये कहां पर जाकर के खत्म हो गई है, एनस पर जाकर के ये खत्म हो गई है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब देखो हम दूसरा वाला हिस्सा देख लेते हैं कि दूसरा वाला हिस्सा कौन सा है। तो देखो यहां लिखा हुआ है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों का क्या मतलब है, ऐसी ग्रंथियां जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं, उन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं, पाचक ग्रंथियां। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां आपको देखने को मिल रही हैं, तो देखो इस जगह पे जो पाचक ग्रंथियां आपको ये नजर आ रही हैं, एक हो गई ये सबलिंगुअल यानी अधोजिह्वा, एक हो गई ये अधोहनु, एक हो गई ये कर्णपल्लव। तो ये तीनों की तीनों जो ग्रंथियां है ना, इनको लार ग्रंथि कहते हैं। तो पाचक ग्रंथियों में जो शामिल हो जाएंगी इसमें एक क्या हो जाएंगी आपकी, लार ग्रंथियां। क्या शामिल हो जाएंगी दोस्तों इसमें, लार ग्रंथियां। ठीक है, लार ग्रंथियों के बाद इसमें और क्या शामिल हो जाएगा आपका, अगली ग्रंथि देखो यहाँ पे कौन सी नजर आ रही है, ये वाली। यानी इस तरीके से आए हम ग्रास नली में आ गए, ग्रास नली के बगल में ही एक इस तरीके से ग्रंथि नजर आ रही है। ये पूरे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका नाम क्या है, यकृत यानी लीवर। तो जो अगली ग्रंथि इसमें शामिल हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, लीवर यानी यकृत। तो यकृत भी पाचक ग्रंथियों में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ये वाली जो ग्रंथि है यानी अग्नाशय, पैनक्रियास। तो ये जो पैनक्रियास है ये भी एक ग्रंथि ही है और ये भी किसमें शामिल होगी आपकी, पाचक ग्रंथियों में। तो अगली जो पाचक ग्रंथि है उसका नाम क्या है, अग्नाशय। तो ये तीन पाचक ग्रंथियों के बारे में हम यहाँ पे प्रमुख रूप से देखेंगे। तो ये कौन कौन सी है तीनों पाचक ग्रंथियां, तो यहाँ पे एक तो हो जाएंगे आपकी क्या, लार ग्रंथियां, और लार ग्रंथियों के अलावा इसमें और क्या आ जाएगा, लीवर यानी यकृत, और एक क्या आ जाएगा, अग्नाशय आ जाएगा। तो लार ग्रंथियां कहाँ है आपकी, एक तो ये रही कान के पास, इनको कर्णपल्लव या पैरोटिड कहते हैं। एक हो गई सबलिंगुअल यानी जीभ के नीचे वाली जो होती है ना, अधोजिह्वा कहते हैं।
एक थोड़ी के पास में जो होती हैं उनको कहते हैं अधोहनु यानी सब मैंडिबुलर। तो ये 3 जोड़ी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएंगी, लार ग्रंथियां। अब यहाँ पे आते हैं यकृत। यकृत जो होती है बॉडी की सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, और ये जो लार ग्रंथि आपकी पाई जाती है सबसे क्या कहते हैं ना, वफादार। आपसे ये कहा जाए कि शरीर का सबसे वफादार अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे वफादार जो अंग है ना वो कौन सा है, यकृत है। कैसे है यकृत, यानी यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं इनको हेपेटिक सेल्स कहते हैं। तो ये जो यकृत कोशिकाएं होती है ना बहुत ही जल्दी क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। यानी बहुत सारे लोग होते हैं ना ऐसे जो शराब वगैरह का सेवन करते हैं, तो क्या होता है उसमें कि उनका यकृत डैमेज हो जाता है। तो अगर वो शराब छोड़ देते हैं ना तो यकृत की जो कोशिकाएं बड़ी तेजी के साथ ग्रोथ करती हैं, और तेजी के साथ ग्रोथ करेंगी तो यकृत का जो है ना अपने मूल रूप में आ जाता है। इसलिए इसको कहते हैं कि ये बहुत ही वफादार अंग है। तो यकृत इसी में शामिल होता है। और ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं पैनक्रियाज। आपने इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स के बारे में सुना होगा, तो वो यहीं से रिलीज होते हैं। हम इन चीजों को भी आपको देखेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से ये जो इंसुलिन और ग्लूकागोन काम करते हैं और ये पैनक्रियाज किस तरीके से बना हुआ है। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपको परिचय बताया है। परिचय में क्या कि इसको 2 जगह पे कैटेगराइज किया गया है। एक हो गया आहार नाल और दूसरा क्या हो जाती है, पाचक ग्रंथियां। आहार नाल प्रारंभ कहां से होती है, मुख से प्रारंभ होती है और खत्म कहां पे हो जाती है, ये एनस पे आकर के खत्म हो जाती है। यानी ये हो गया आपका एनस वाला रीजन। और इसमें शामिल क्या क्या था, इसमें मुख शामिल था, यानी ये हो गया मुख। और मुख के अंदर का ये जो कैनाल है इसको कहते हैं मुख गुहा। उसके बाद ये वाला जो रीजन है इसको ग्रसनी कहते हैं, इसको हम श्वसन में देखेंगे। इसके बाद ये वाला जो रीजन है इसको ग्रास नली कहते हैं। आगे वाला जो हिस्सा है इसको पेट या स्टमक कहते हैं। उससे आगे वाला हिस्सा ग्रहणी यानी ड्यूडेनम कहा जाता है। और ये वाला जो हिस्सा है इसको जेजुनम कहते हैं। और ये जो रेड कलर से आपको नजर आ रहा है इसको इलियम कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों हिस्से किसका भाग होते हैं, छोटी आंत का भाग होते हैं। बड़ी आंत पे जब हम बात करते हैं तो ये अपेंडिक्स वाला जो रीजन है इसको बड़ी आंत में ही शामिल किया गया है। ये आपको इस तरीके से जो कॉलम नजर आ रहे हैं इनको कॉलॉन कहते हैं ये। और ये जो रीजन होता है इसको रेक्टम कहते हैं। यहाँ पे मल आकर के लगातार क्या होता रहता है, जमा होता रहता है। और ये जो द्वार होता है इसको मल द्वार यानी एनस कहा जाता है। और इससे क्या होता है, बाय मीडियम ऑफ एनस जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का वो सुबह शाम क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो आज हमने आपको इसके परिचय के बारे में बता दिया है कि कहां से हम इन चीजों को देखते हैं। मुख से लेकर के एनएस तक की सारी बातें आपसे डिस्कस की जाएंगी। इसके अलावा आहार नाल में जो मैंने अंग बताए आपको, मुख बताया है, मुख गुहा बताया है, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब के बारे में हम एक एक करके अब चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूं किस पे, मुख पे और मुख गुहा के बारे में, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा अलग हट जाता हूं। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अब एक एक करके हम आहार नाल के परिचय में जो चीजें होंगी उनको देखेंगे। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, हटा रहा हूं। और आप लोग ना इसके नोट्स बनाते जाना साथ ही साथ। अगर आप नोट्स बनाओगे तो वो सबसे बेहतर रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो मदद करते हैं ना वो हमारे अपने नोट्स होते हैं। हम देखो नोट्स की ये होता है कि आप पढ़ने को किसी के भी नोट्स पढ़ लो, किसी भी बुक को पढ़ लो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। लेकिन आपके जो खुद के नोट्स होते हैं ना वो सबसे ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि वो आपने तैयार किए हैं अपने तरीके से, तो उनको रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग इसके प्लीज नोट्स बनाते जाना, यानी जो मैं बता रहा हूँ उसके नोट डेवलप कर लेना। तो आपको कहीं से भी फिर नोट डेवलप करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप यहां से अच्छे से नोट को डेवलप कर लेना। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं किसको, आहार नाल को। तो हमने आहार नाल पे चर्चा स्टार्ट की है, ये हो गई आहार नाल, ठीक है। अब आहार नाल जो होती है ना ये 6 से 9 मीटर की लंबाई में देखी जाती है, क्योंकि छोटी आंत भी काफी 5 से 6 मीटर लंबी हो जाती है। तो 6 से लेकर के 9 मीटर क्या हो जाती है इसकी लंबाई। 6 मीटर से 9 मीटर तक हमें आहार नाल की क्या दिखेगी, लंबाई दिखेगी। अब देखो आहार नाल में जो सबसे पहला अंग था वो कौन सा था आपका, मुख, यानी मुख। तो क्या होता है मुख,
देखो मुख जो होता है ना वो दोनों होठों से कवर्ड होता है, एक होता है अपर लिप और एक होता है लोअर लिप। तो जो मुख होता है दोनों होठों से कवर होता है, जब इसको हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद अंदर की तरफ एक कैनाल खुलती है, एक गुहा बनती है और उसको कहा जाता है फिर मुख गुहा। तो ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसको तो हम कहेंगे मुख, और अंदर तक जो खुल जाएगा इसको कहेंगे हम क्या, मुख गुहा। तो देखो ये जो मुख होता है ये किससे कवर्ड होता है, ये होठों से कवर्ड होता है, यानी होठों से घिरा होता है। ये जो मुख होता है किससे घिरा हुआ होता है, होठों से घिरा होता है। ठीक है। अब देखो मुख के बाद जो अगला रीजन था इसमें वो क्या था, मुख गुहा था। अगला रीजन क्या था, मुख गुहा। तो ये जो मुख गुहा होता है, अब देखो मुख गुहा में क्या क्या चीजें हैं, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा अंग मुख गुहा में शामिल है या शामिल नहीं है। या अगर ये आप देखो कि मुख के बारे में सर आपने क्या बता दिया, इतना तो हमें भी पता था। तो मुख जो होता है अपर लिप लोअर लिप के बीच से क्या होता है, कवर्ड होता है। और जो आपके लिप्स होते हैं ना, ये स्किन से ऊपर वाला जो भाग होता है ये तो स्किन से कवर होता है, यानी डर्मेटाइटिस जो होता, सॉरी डर्मिस जो होती है, चर्म जो होती है, त्वचा जो होती है उससे कवर होता है। होठों का ऊपर वाला जो रीजन होता है, लेकिन होठों का नीचे वाला जो रीजन होता है ना वो गॉबलेट सेल से होता है, यानी श्लेष्म कोशिकाओं से कवर होता है। तो होठ जो होते हैं ना, जब सूखने की कंडीशन आ जाती है तो श्लेष्म रस, यानी होठों को अगर आप ऐसे करके देखोगे तो नीचे वाला जो रीजन नजर आएगा आपको शीशे में, तो वो वाला रीजन आपका किससे बना हुआ होता है, गॉबलेट सेल से। यानी ये तो हो गया होठ का ऊपर वाला रीजन, और ये हो जाएगा अंदर वाला रीजन। तो ये अंदर वाला जो रीजन होता है ना, ये किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, श्लेष्म कोशिकाओं से। तो ये जो श्लेष्म कोशिकाएं होती है ना, ये श्लेष्म रस का स्रावण करती हैं, जिससे हमारा जो मुख और जो होठों वाला जो रीजन होता है ना उसके पास हमेशा नमी सी बनी रहती है। तो ये मुख, ये होठों के बारे में हो गया। होठों के जस्ट अगर हम देखें तो दांत आते हैं हमारे, दांत और होठों के बीच में एक कैविटी बनी होती है, एक स्पेस होता है जिसको बक्कल वेस्टिब्यूल कहते हैं। यानी बहुत सारे लोग जो तंबाकू खाते हैं ना, तो वो इसी स्पेस में, यानी ये चिक्स हैं, ये होठ हैं, तो इनके अंदर वाला जो रीजन होता है ना उसको बक्कल वेस्टिब्यूल बोलते हैं हम। तो ये बक्कल वेस्टिब्यूल में वो लोग क्या करते हैं, तंबाकू को रख लेते हैं। यानी तंबाकू लगाने वाले जो लोग हैं मुख में कहां पे तंबाकू को लगाते हैं, बक्कल वेस्टिब्यूल में। तो अब देखो ये वाला जो रीजन है ना मुख गुहा, तो इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो मुख गुहा के अंदर एक जो अंग होता है, आप भी बताओ इसको क्या बोलते हैं हम, जीभ। मुख गुहा के अंदर क्या शामिल होता है, यानी जीभ मुख गुहा में पाई जाती है। जीभ के अलावा मुख गुहा में क्या पाया जाता है दोस्तों, दांत पाए जाते हैं। दांतों के अलावा और क्या पाया जाता है मुख गुहा में, लार ग्रंथियां भी इसी में पाई जाती हैं। यानी मुख गुहा के अंदर और क्या पाया जाता है, लार ग्रंथियां। तो इस लार ग्रंथियों के बारे में तो जब हम ग्रंथियों में चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन अभी हमारे पास जो सेक्शन है वो कौन सा है, एक तो जीभ वाला है और एक है दांत वाला। तो अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो किस पे करेंगे, दांतों पे। तो आपकी जो क्लास है उसको मैं यही विराम दे रहा हूं। अब अगले दिन की जो चर्चा होगी आपकी कहां से होगी, दांत से होगी। और यहां से ये जो सेक्शन है ना बहुत इंपोर्टेंट होने वाला, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सो प्लीज आप इसको मिस ना करें। दांत को पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे हम कि दांत किससे मिलके बना होता है, इतना कठोर क्यों होता है, कैसे कैसे फंक्शन करता है, क्यों दर्द होता है, कैसे दांतों में थेरेपी की जाती है। तो ये सारी चीजें हम दांत के बारे में कल डिस्कस करेंगे। दांत के अलावा मुख गुहा से संबंधित और भी जो चीजें हैं उनको भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो आज आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि मैंने आप लोगों को क्या बताया है, पाचन तंत्र का एक परिचय दिया है कि इस तरीके से पाचन तंत्र में ये अंग शामिल होते हैं। यानी कौन कौन से अंग होते हैं, मुख होता है, मुख गुहा होती है, ये सारी ग्रंथियां होती हैं, ये होता है आपका ग्रास नली यानी फूड पाइप, ये पेट होता है, ये अग्नाशय होता है, ये छोटी आंत का गृहिणी वाला रीजन, ये यकृत होता है, ये बड़ी आंत होती है, और ये छोटी जो आंत होती है उसका जेजुनम और इलियम वाला रीजन, ये अपेंडिक्स, ये एनस, ये रेक्टम। तो आप इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर लेना, और यहां से ही आगे इसी डायग्राम पर हम सारी चर्चा करने वाले हैं। तो इसको आप लोग ना अच्छे से क्या करोगे, अपने दिमाग में बसा लोगे। ठीक है। तो यहां तक तो हो गया हमारी क्लास के बारे में। अब आपको मैं थोड़ा सा चैनल की इंफॉर्मेशन दे देता हूं।
तो मेरे चैनल से जितनी भी संबंधित इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहता हूं। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस टेलीग्राम की लिंक को पे टच करके टेलीग्राम को क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे और मेरी सारी गतिविधियों के बारे में उससे क्या रहोगे, रूबरू रहोगे। और देखो वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इतना तो बनता है ना कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए इससे। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि जितनी भी जीएस के सेक्शन है उन सबको कवर कराऊंगा मैं इसी प्लेटफॉर्म पे। तो आपको कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी और बिल्कुल टॉपिक वाइज, एकदम सब्जेक्ट वाइज, पहले सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके चैप्टर्स एक एक करके, फिर उसके सारे टॉपिक एकदम डिटेल में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज परेशान ना रहिएगा इस चीज को लेकर के, जैसे मैं बता रहा हूं वैसा आप कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, मस्ती करते रहें और पढ़ाई को बोझिल न समझें, क्योंकि इसके बिना पार पड़ने वाली है नहीं। तो ये आपकी जिंदगी को बदलने का आधार है, तो इस आधार से आप भागोगे नहीं, और भागोगे भी तो कहां तक भागोगे, कभी ना कभी तो इसका सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा हूं मैं, आप इससे भागे नहीं, इसको एंजॉय करना सीख लें, क्योंकि जो काम हम एंजॉय करके करते हैं ना वो हमें फिर खेल लगने लग जाता है। तो स्टडी को ऐसे डील कीजिए जैसे कि आपको खेल लगने लग जाए, और ऐसा विश्वास मैं दिलाता हूं कि ये इतनी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है और पता भी नहीं चलता चीजें हमें कब याद होगी, बस आपको डायग्राम दिमाग में होने चाहिए। तो आई होप आपकी इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।